हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे सोर्सेस ऑफ एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। लास्ट सेशन में हमने इसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के एंड आज हम इस सेशन में सोर्सेस ऑफ एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट करेंगे, जिसमें हम करेंगे लिटरेरी सोर्सेस। जो लिटरेरी सोर्सेस हैं वो क्या है, जो रिटन में मिले हैं हम उनको लिटरेरी सोर्सेस कह रहे हैं, और जिनका कोई भी रिटन प्रूफ नहीं है हम उनको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं जी कैसे हमको फाइंड आउट हुए हैं, जो भी बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स थे उनसे मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं, पॉइंट से फाइंड आउट होते हैं। तो आज हम करते हैं लिटरेरी सोर्सेस। जो लिटरेरी सोर्सेस है ये क्या है, रीडिंग मटेरियल। जो कुछ भी राइट किया गया है वो राइटिंग मटेरियल को हम क्या कह रहे हैं, लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं। जैसे एशियन टाइम में जो मनुस्क्रिप्ट्स लिखे गए हैं, मनुस्क्रिप्ट्स जो हाथों से बुक लिखी जाती थी, डॉक्यूमेंट लिखा जाता था, हम उनको मनुस्क्रिप्ट्स कहते हैं। तो एशियंट मनुस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन बर्च बार्क और पाम लीव्स। जो दरख्त है, दरख्त की जो छाल होती है, बार्क होती है, उसके ऊपर लिखे जाते थे या पाम लीव्स के ऊपर लिखे जाते थे। इस तरह जो भी रिटन मटेरियल हमको मिलता है एशियन टाइम का, हम उनको लिटरेरी सोर्सेस में इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो रिटन रिसोर्सेस हैं these are regarded as the beginning of historical period। जब हमने लास्ट सेशन में पीरियड को डिवाइड किया था, जो प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री है जिसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिलते हैं, जब से हमको लिटरेरी सोर्सेस मिलते हैं तब से हम मानते हैं हिस्टोरिकल पीरियड है वो स्टार्ट हो गया। तो जो मेनली रिटन का वर्क है वो स्टार्ट होता है 600 बीसी। इस तरह 600 बीसी से लेकर आज तक जो हमको सोर्सेस मिले हैं वो लिटरेरी सोर्सेस में इंक्लूड किए जाते हैं। जो लिटरेरी सोर्सेस है मेनली टू टाइप्स की है, रिलीजियस सोर्सेस एंड सेकुलर सोर्सेस। और इसके अलावा संगम एंड फॉरेन रिकॉर्ड्स हैं, वो भी हम लिटरेरी सोर्सेस में ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो रिलीजियस सोर्सेस कौन कौन से हैं, इसमें फर्स्ट आते हैं दी वेदास। जो वेद हैं वैदिक पीरियड में जो वेदों में डिफाइन किया गया है हम उसको ही वेद कहते हैं। वेद में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज हमको प्रोवाइड कराई गई है, तो वो सब कुछ क्या है, एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाते हैं। जैसे वेदस का मीन क्या है, सिग्निफाइंग नॉलेज, जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज होती है हम उसको ही वेदस कहते हैं, जिसको हम श्रुति भी कहते हैं। श्रुति क्यों कहते हैं, क्योंकि उस टाइम में जब 1500 बीसी से बात कर रहे हैं, उस टाइम में पहले रिटन सोर्सेस अवेलेबल नहीं होते थे। उस टाइम क्या किया जाता था, जो एक इंटेलेक्चुअल है, सीस है, वो जो कुछ भी उसकी नॉलेज थी वो अपने शिष्य को देता था, और उसके बाद जो वो सुनते थे और उसी को आगे तक वो नॉलेज है वो ट्रांसमिट करते थे। तो सुनकर जो इंफॉर्मेशन आगे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट की जाती थी उसको हम कहते हैं श्रुति। सुनने से बना है श्रुति। तो इस तरह वेदस कहते श्रुति भी कहा जाते हैं, बिकॉज दीज आर ट्रांसमिटेड टू वेरियस जनरेशन ऑरली। सुनकर ही उन्होंने इसको ट्रांसमिट किया है। तो जो हमारे पास वेदस है, वेदस 4 हैं। सबसे पहला ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद को हम सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स मानते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना अर्ली वैदिक पीरियड का सोर्स माना गया है। तो अर्ली वैदिक पीरियड इज बेस्ड ऑन ऋग्वेदा। एंड जो ऋग्वेद है, जो अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं, उस टाइम जो सिविलाइजेशन थी, जो कल्चर था, उसको ऋग्वैदिक कल्चर के नाम से जाना जाता है। इस तरह हमको पता चलता है ऋग्वेद की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जिस सबसे बड़ा ऋग्वेद एक ग्रंथ बन जाता है, और इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सभा एंड समिति है, इसको भी डिफाइन किया है। किंगशिप कैसे होनी चाहिए, ओरिजिनल स्टेट है वो कैसे होता है, डेमोक्रेसी जिसको आज के टाइम में हम सभा एंड समिति कहते हैं, जिसमें पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। उसी तरह उस टाइम भी सभा एंड समिति होती थी। समिति जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, और सभा जिसमें आम लोग होते थे। इस तरह वैदिक पीरियड से उन्होंने हमको पॉलिटी की नॉलेज दी है। उसके बाद आता है यजुर्वेदा, जो इसके बाद सेकंड माना जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसमें हिंदुइज्म के रिचुअल्स है, इनको संस्कृत में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है।
जो यजुर्वेद है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कृष्णा और ब्लैक यजुर्वेद एंड शुक्ला और व्हाइट यजुर्वेद। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ब्लैक कृष्ण यजुर्वेदा है ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है, जबकि शुक्ला वाला व्हाइट है ये क्या है? फुल ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और इसमें क्लियर कट कॉन्सेप्ट डिफाइन किए गए हैं। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद जिसको हम साइंस ऑफ म्यूजिक कहते हैं, आर्ट कल्चर कहते हैं, वो सब कुछ सामवेद में ही डिफाइन किए जाते हैं। तो सामवेद अर्थवेद, अर्थवेदा क्या है? आयुर्वेद से रिलेटेड है, रिचुअल से, मैजिक से रिलेटेड है, जिसमें हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया है, जिसमें प्रॉब्लम्स है इससे हमको कैसे छुटकारा मिल सकता है वो सब कुछ मैजिक के थ्रू डिफाइन किया गया है। तो जो भी हमारी मेडिसिन हैं वो सब कुछ किसमें डिफाइन की गई हैं? अर्थवेदा में डिफाइन की गई हैं। तो इस तरह वेदास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एशियंट सोर्स बन जाते हैं। उसके बाद आते हैं इपिक्स, जैसे रामायण एंड महाभारत, ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 इपिक्स बन जाते हैं जो हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। रामायण क्या है? इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इनसाइट्स ऑफ आइडल स्टेट, राम राज्य। आज के टाइम में हम गांधी जी के व्यू करते हैं, जब हम गांधीइज्म करते हैं तो उनके व्यू आइडल स्टेट है किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? राम राज्य के ऊपर तो डिपेंड कर रही है। तो राम राज्य जो रामायण में डिफाइन किए गए हैं, रामायण में बताया गया है कि स्टेट कैसे वेलफेयर होनी चाहिए, कैसे लोगों का वेलफेयर इंक्रीज हो सकता है, जो राम जी के जीवन के ऊपर डिपेंड करती है। उनकी पूरी बायोग्राफी को डिफाइन किया गया है, उनके सैक्रिफाइस को डिफाइन किया गया है कि एक राजा अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी जो पर्सनल लाइफ है इसको भी सैक्रिफाइस कर देता है, जिसको हम आइडल स्टेट कहते हैं। और उसके बाद आता है महाभारत। जो महाभारत है एक डील्स विद द पॉलिटी, जो पॉलिटी के साथ अच्छे से डील करती है। और इसमें जो शांति पर्व है जिसका लास्ट चैप्टर माना जाता है, बहुत अच्छे से एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है इसको डिफाइन करता है। जब भी हम महाभारत पढ़ते हैं इसके 18 चैप्टर हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट चैप्टर कौन है? शांति पर्व। जो महाभारत है इट डील्स विद द राजधर्म, दंड नीति, ओरिजिन ऑफ द स्टेट, किंगशिप, डिप्लोमेसी, वॉर, डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन। आज के टाइम में पावर्स को डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, ये सब कुछ महाभारत में ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमको कहां से मिल रही है? महाभारत हमारे एपिक्स से मिल रही है। इससे जो तो हमारे महान ग्रंथ हैं जो हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट इज समृद्धि। समृद्धि में सबसे इंपॉर्टेंट है मनुस्मृति। ऐसे तो नारदा स्मृति भी है, जजनबल्क्य स्मृति भी है। जो मनु है, मनु ने जो कुछ भी डिफाइन किया, उनकी जो कुछ भी था, उनकी जो मेमोरीज थी, उनको मनुस्मृति में डिफाइन किया गया है। तो मनु ग्रेट इंडियन फिलोसफर हैं, वो माने जाते हैं। जो मनुस्मृति है इसके 12 चैप्टर्स हैं, जो 12 चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें पूरे सोशल स्ट्रक्चर है इसको डिफाइन किया गया है। इसमें पॉलिटी को डिफाइन किया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन करना है, कि इनकी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, लॉ, जस्टिस है, एजुकेशन है, इसको सेपरेट करने की हर एक इंफॉर्मेशन है हमको मनुस्मृति से मिलती है। इट गिव्स द आइडिया अबाउट सोशल स्ट्रक्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम मनुस्मृति को डिटेल में करेंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे कि मनुस्मृति में कितने अच्छे से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के तरीके हैं वो बताए गए हैं। तो मनुस्मृति, जजनबल्क्य स्मृति, नारदा स्मृति है, ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं पुराण, मीनिंग जो कुछ भी डिफाइन किया गया है, एपिक्स में डिफाइन किया गया, रामायण में, महाभारत, उसी तरह टोटल 18 पुराण है जो हमको एशियन टाइम की नॉलेज है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो ये डिवोशनल कल्ट माने जाते हैं। जो 18 पुराण हैं डिफरेंट एस्पेक्ट के रिगार्डिंग बताते हैं, जो रिलीजियस एस्पेक्ट भी बता रहे हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, ये सब कुछ डिफाइन करते हैं। शिव पुराण है, विष्णु पुराण है जो रिलीजियस एस्पेक्ट को डिफाइन करता है, मत्स्य पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, वायु अग्नि पुराण है, ये डिफरेंट पुराण है जो
डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके अलावा उसके बाद बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बुद्धिज्म जो लॉर्ड बुद्धा थी, लॉर्ड बुद्धा के नाम के ऊपर जब इस चीन रिलीजन डेवलप होता है, तो चीन रिलीजन के डेवलप होते ही बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो भी हमारे एशियन पॉलिटिकल थॉट का इम्पोर्टेंट सोर्स बन जाता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बुद्धिज्म है 3rd-4th सेंचुरी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजन बन चुका था। तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जो वेरियस लैंग्वेज है, इनमें डिफाइन किया गया है। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज कौन सी है? पाली लैंग्वेज है। इसके अलावा तिब्बतियन लैंग्वेज, चाइनीज, संस्कृत लैंग्वेज है, इनमें भी बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इसको डिफाइन किया गया है। एंड इसमें पिटाकस है। त्रिविस जो 3 तरह के डिफरेंट डिफरेंट पिटाकस है, जैसे विनय पिटाका, सूत्र पिटाका हो गया, अभिनंद पिटाका हो गया। इन 3 पिटाकों से मिलकर त्रिपिटाकस बनती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ बन जाती है बुद्धिस्ट लिटरेचर का। उसके अलावा जटाक्स है, जो क्या है, लॉर्ड बुद्धा की बर्थ हिस्ट्री है, वो डिफाइन करते हैं। तो इस तरह हमको सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर से पता चलता है। और इसके बाद जो हमारे रिलीजियस लिटरेचर है, इसमें लास्ट में आता है जैन लिटरेचर, जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, जो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है। तो जो लॉर्ड महावीर थे, महावीर के नाम से ही जैन लिटरेचर है, इसका जन्म होता है। जैन लिटरेचर है जो वेरियस लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है। जो इसकी प्राइम लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत, जो संस्कृत से पहले आती है। और इसके अलावा तमिल संस्कृत में भी इसको डिफाइन किया गया है। तो इस तरह संस्कृत को अगर कोई क्रिटिसाइज कर संस्कृत के अकॉर्डिंग अगर कोई चल सकता था, वो था प्राकृत लैंग्वेज। तो प्राकृत लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो जो जैन लिटरेचर है, इट इज कंपाइल्ड इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बल्बी। तो इसमें बल्बी की बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स होती हैं। जो इसकी फर्स्ट सेकंड काउंसिल थी, उसका लिटरेचर है फ्लड के थ्रू खत्म हो जाता है। एंड 3rd काउंसिल में जो कुछ कंपाइल किया गया था, वही हमको सबसे ज्यादा मिलता है, जो 1516 एडी में हमको मिलता है। इस तरह जैन लिटरेचर है एशियन इंडियन पॉलिटिकल थॉट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है। तो ये हो गया रिलीजियस सोर्सेस। उसके बाद आते हैं सेकुलर सोर्सेस, जो किसी रिलीजियस एस्पेक्ट से नहीं, सेकुलर है, जो पॉलिटिक को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, रन करने के लिए डिफाइन किए गए हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य की कूटनीति मानी जाती है। अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य है, इसने इसको राइट डाउन किया था, जिसके 15 पार्ट्स हैं। इसकी 15 बुक्स हैं, जिसमें पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, इनको अच्छे से डिफाइन किया गया है। जैसे जो अर्थशास्त्र कौटिल्य की बुक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं। जैसे बुक 1 है, जो किसके साथ डील करती है? डिसिप्लिन के साथ डील करती है। उसके बाद इसकी सेकंड बुक आती है, वो गवर्नमेंट सुपरिटेंडेंस है, मींस पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग सब कुछ डील कर रही है। लॉ के रिगार्डिंग है, वो डील करती है। इस तरह इसके 15 डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर बन जाते हैं। सॉवरेन स्टेट है, कंट्रीज को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, जो इन्वेडर है उसका क्या वर्क है, रिलेटिंग टू वॉर है, इस तरह वाइस कैलामिटीज है, हर एक चीज के रिगार्डिंग बताया गया है। उसी तरह जो ट्रीटिस है, ट्रीटिस कैसे करनी चाहिए, उसका प्लान कैसा होना चाहिए, तो पूरी तरह से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, इनको इसमें डिफाइन किया गया है। और इसके बाद आता है अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी है, जी क्या है? रिटन बाय पैनिनी, जिसको हम संस्कृत की ग्रामर में मानते हैं। जी भी क्या है? सोशल चर्निंग है 6th सेंचुरी की, उसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराती है। महाभाष्य है, जो पतंजलि के द्वारा अष्टाध्यायी पैनिनी के ऊपर एक कमेंट्री है। इस तरह के सेकुलर सोर्सेस हैं, इसके अलावा भी और सोर्सेस हैं, तो बहुत ज्यादा सोर्सेस बन जाते हैं। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, हमने इनको ही राइट डाउन किया है। उसके बाद एक 3rd आता है संगम लिटरेचर। जैसे आ गया रिलीजियस सोर्सेस, सेकुलर सोर्सेस, संगम लिटरेचर एंड फॉरेन रिकॉर्ड। संगम लिटरेचर जी क्या है? साउथ इंडिया का सोर्स है। इसमें 3 असेंबलीज होती हैं तमिल पोइट की, जो क्या करते हैं? अपने लिटरेचर को बताते हैं। उनका लिटरेचर क्या माना जाता है? संगम लिटरेचर। इसमें 2 मेन एपिक्स हैं,
जैसे रामायण एंड महाभारत है नॉर्थ में, उसी तरह साउथ की टू एपिक्स हैं शिलापथी करम एंड मणि मेघाली। तो ये टू मेन सोर्स बन जाते हैं हमें को एशियन पॉलिटिकल थॉट को डिफाइन करने के। एवं इसके भी साइड जो फॉरेन रिकॉर्ड्स हैं, फॉरेनर हैं इंडिया में आते हैं, जो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ग्रीक, रोमन, चाइनीज, वेस्टर्न है, इंडिया में टाइम टू टाइम आते जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मैक्सथिंग, जो अपने बुक इंडिका में मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। फाइन आता है जो रिलीजियस डिटेल है पिलग्राम्स की, वो दिस प्लेसेस की वो डिफाइन करते हैं। जो चाइनीज होते हैं, तो इस तरह बहुत इंफॉर्मेशन है फॉरेन अकाउंट से भी मिलती है। तो इस तरह हमारा जो लिटरेचर है, लिटरेरी सोर्सेस है, जो बहुत ही ज्यादा वाइड बन जाते हैं, जो पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम है, जो किसी एक पर्सन के द्वारा नहीं डिफाइन की गई है। इसमें जो टाइम पीरियड है अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है, एंड इसके अलावा जो पर्सन है वो खुद राइट करता है, उसमें बायसनेस आ जाती है। तो इस तरह कुछ प्रॉब्लम्स में इसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो विद दिस हमारा लिटरेरी सोर्सेस है, इसका टॉपिक कंप्लीट होते हैं। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।